न्यूक्लियर बॉम्ब एक ऐसा हथियार जो एक जंग को जीतने के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है। आज के समय सिर्फ 8 देश हैं जो ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं और एक देश है इजराइल जिसने कभी ओपनली डिक्लेयर नहीं किया लेकिन उसने कभी डिनाई भी नहीं किया। अब सवाल ये है, क्या कोई नॉन न्यूक्लियर कंट्री जैसे यूक्रेन या ईरान जो किसी न्यूक्लियर पावर से भिड़ रहा है, क्या वो आज के दिन एक न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर सकता है? न्यूक्लियर वेपन बनता कैसे है, किस प्रोसेस से गुजरता है, क्या चैलेंजेस होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों दुनिया के सिर्फ कुछ ही देश इस हथियार तक पहुंच पाए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब के पीछे की साइंस, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स का सच। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एंथुसियास्ट चैनल में। न्यूक्लियर बॉम्ब्स दो तरीके के होते हैं, एक एटम बॉम्ब जो फिशन पे काम करता है और दूसरा हाइड्रोजन बॉम्ब जो फ्यूजन प्रोसेस यूज करता है। दोनों न्यूक्लियर हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्ब्स गिराए गए थे वो एटम बॉम्ब्स थे जो न्यूक्लियर फिजन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। लेकिन इन सब को समझने के लिए हमें साइंस की बुनियाद तक जाना होगा। शुरुआत करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से, एटम बनता कैसे है। हर एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक या ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स घूमते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड रीजन या शेल में ऑर्बिट करते हैं। अब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी फोर्स के कारण एटम्स बनते हैं। सोचो, अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करते तो एटम कभी बन ही नहीं पाते। एटम्स जुड़ते हैं तो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। बॉन्ड से मॉलिक्यूल्स बनते हैं जैसे पानी, ग्लूकोज, डीएनए, प्रोटीन, सब कुछ। और ये बॉन्ड्स एक जैसे नहीं होते, उनकी पोलैरिटीज होती हैं, यानी उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव एरियाज होते हैं। इसी पोलैरिटी की वजह से एंजाइम्स अपने एग्जैक्ट सबस्ट्रेट्स को पहचान लेते हैं। डीएनए बेस पेयर्स एक परफेक्ट मैच बनाते हैं और यही प्रोसेस आगे चलकर लाइफ पॉसिबल बनाता है। लेकिन यूनिवर्स में सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होते। नेचर में टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं जिनके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। पहला है ग्रेविटी, जो सबसे कमजोर फोर्स है, लेकिन ये प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज को साथ रखती है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बेस है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्केल पर काम करता है। फिर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ बांध कर रखता है, वरना सब टूट जाते। और फिर चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर डिके जैसे बीटा डिके को अलाउ करता है, जहां एक पार्टिकल दूसरे में बदल जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब को समझने के लिए हमें स्पेशली फोकस करना होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स पे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स को एक साथ बांधे रखता है, लेकिन अगर न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो, जैसे यूरेनियम 238 या बिस्मथ से बड़े एलिमेंट्स में, तो एक टाइट स्पेस में बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं और चूंकि सभी प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो वो एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपल करते हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उन्हें रोक नहीं पाती। रिजल्ट, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। इंस्टेबिलिटी का दूसरा कारण ये भी होता है कि हर न्यूक्लियस के अंदर एक आइडियल रेशियो होती है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। अगर ये बैलेंस ठीक ना हो, जैसे ज्यादा प्रोटॉन्स या ज्यादा न्यूट्रॉन्स हों, तो भी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। और जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो डिके करता है। डिके का मतलब होता है कि जब कोई एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी या पार्टिकल्स जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा रेस बाहर निकलते हैं ताकि वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म में बदल सके। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस एनर्जी या मास या दोनों को लूज करता है। यहीं से आता है फिजन का कॉन्सेप्ट। जब एक हेवी न्यूक्लियस टूट जाता है छोटे न्यूक्लियाई में, तो उस प्रोसेस में मैसिव एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी क्यों निकलती है और ये फिजन प्रोसेस कैसे होता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, न्यूक्लियर फिजन तब होती है जब एक हेवी न्यूक्लियस को एक न्यूट्रॉन टकराता है। न्यूट्रॉन एक छोटा और न्यूट्रल पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस में आसानी से घुस सकता है बिना किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के रोक टोक के। जब न्यूट्रॉन किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 से टकराता है, तो न्यूक्लियस उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। उस एब्जॉर्प्शन के बाद न्यूक्लियस और भी अनस्टेबल हो जाता है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस फट जाता है। जब न्यूक्लियस टूटता है तो 2 या 3 नए छोटे न्यूक्लियाई बनते हैं, जिसे फिजन फ्रैगमेंट्स कहते हैं। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, यूजुअली 2 या 3। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है
ये एनर्जी हीट और रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो फिर दूसरे यूरेनियम 235 के न्यूक्लियाई से टकराते हैं और उनको भी टूटने पर मजबूर करते हैं। इस तरह एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। अगर ये चेन रिएक्शन कंट्रोल किया जाए तो एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है। और अगर अनकंट्रोलेबली चला दिया जाए तो वो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बन जाता है, यानी एक बॉम्ब बन जाता है। लेकिन हर एटम फिजन नहीं करता, सिर्फ कुछ ही एटम्स फिजनेबल होते हैं, जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। तो सवाल है कि क्यों सिर्फ कुछ ही टाइप के एटम्स फिजन करते हैं? देखिए, सब एटम्स फिजन इसलिए नहीं करते क्योंकि कुछ के न्यूक्लियाई इतने हैवी नहीं होते कि टूट सकें, और कुछ के न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं, मतलब वो न्यूट्रॉन लेकर टूटने की जगह एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिजन के लिए न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी और न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी स्पेशल होना चाहिए। इसी वजह से सिर्फ यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 जैसे एटम्स ही फिजन के लिए सूटेबल होते हैं। फिजन के दौरान जब न्यूक्लियस टूटता है तो थोड़ा मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, इसे कहते हैं मास डिफेक्ट। और आइंस्टाइन के इक्वेशन E=mc² के मुताबिक मास का थोड़ा सा हिस्सा भी एनॉर्मस एनर्जी बनाता है, और ये एनर्जी जो एक छोटी सी पेलेट के बराबर मटेरियल से निकलती है, एक पूरे शहर को तबाह कर सकती है। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था उसमें टोटल 64 किलोग्राम यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। इसमें लगभग 80% हाईली एनरिच्ड यूरेनियम था, यानी करीब 50 किलो यूरेनियम 235 और बाकी का ज्यादातर यूरेनियम 238 था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 50 किलो यूरेनियम 235 में से सिर्फ लगभग 1 किलो ही एक्चुअल फिजन रिएक्शन में यूज हो पाया, यानी लेस देन 2% मटेरियल ही एक्सप्लोड हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्शन को ज्यादा देर तक चलने का वक्त ही नहीं मिला। बॉम्ब इतनी तेजी से एक्सप्लोड हो गया कि ज्यादातर यूरेनियम 235 फिजन होने से पहले ही बिखर गया। जैसे ही कोर ब्लास्ट हुआ, चेन रिएक्शन तुरंत कट ऑफ हो गई और पूरी रिएक्शन एक माइक्रोसेकंड से भी कम समय में खत्म हो गई। अब सोचो, सिर्फ 2% में इतनी बड़ी तबाही। तो जब हम कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ जीत का जरिया नहीं, दुनिया को खत्म करने की शक्ति रखता है, तो वो सिर्फ पोएटिक लाइन नहीं, वो साइंस और हिस्ट्री दोनों का सच है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब जो फिशन बेस्ड थे, उसे गिराने के बाद दुनिया ने न्यूक्लियर वेपन्स की स्ट्रेंथ को समझा। लेकिन साइंटिस्टों ने जल्दी रियलाइज किया कि और भी ज्यादा पावरफुल बॉम्ब बनाया जा सकता है फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। एटम बॉम्ब के इन्वेंशन के दौरान एडवर्ड टेलर ने सबसे पहले हाइड्रोजन बॉम्ब का आइडिया दिया था। उन्होंने कहा कि अगर फिजन बॉम्ब से एनर्जी मिल सकती है तो फ्यूजन से और ज्यादा मिलेगी। फ्यूजन वही प्रोसेस है जो सन में होती है, जहां हाइड्रोजन एटम्स जोड़कर हीलियम बनाते हैं और इस प्रोसेस में मैसिव एनर्जी निकलती है। 1950 में यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप करने का ऑर्डर दिया और 1952 में यूएस ने आईवी माइक नाम का पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया मार्शल आइलैंड्स में। ये सिर्फ एक साइंटिफिक टेस्ट था, एक्चुअल बॉम्ब नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा था कि प्लेन या मिसाइल से ले जाना पॉसिबल नहीं था। आईवी माइक का यील्ड था 10.4 मेगाटन टीएनटी, हिरोशिमा से 700 गुना ज्यादा पावरफुल। यूएसए के टेस्ट के बाद यूएसएसआर भी पीछे नहीं रहा, उन्होंने भी हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप करना स्टार्ट किया। 1955 में यूएसएसआर ने अपना पहला थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब सक्सेसफुली टेस्ट किया। 1961 में यूएसएसआर ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया, जार बॉम्बा, जिसका यील्ड था 50 मेगाटन टीएनटी। हाइड्रोजन बॉम्ब के डेवलपमेंट के बाद कोल्ड वॉर का आर्म रेस और तेज हो गया। यूएस और यूएसएसआर ने हजारों न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, जिसमें काफी हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी थे। बाकी कंट्रीज जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना ने भी हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप किए। एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब दोनों न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन दोनों में काफी बड़ा फर्क होता है, उनके काम करने के तरीके में भी और उनकी तबाही की ताकत में भी। जिस तरह हमने समझा एटम बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है, वहीं हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। इसमें दो छोटे न्यूक्लियाई जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो हाइड्रोजन के फॉर्म्स हैं, उनको जोड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया जाता है, जैसे स्टार्स में होता है। फ्यूजन में फिजन से भी कहीं ज्यादा एनर्जी निकलती है। सोचो, दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जैसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स, नॉर्मली ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं क्योंकि सेम चार्जेस पुश करते हैं। लेकिन अगर आप इनको बहुत ज्यादा एनर्जी से एक दूसरे के पास ले जाओ, जैसे हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से, तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उन्हें खींच लेती है और वो फ्यूज हो जाते हैं। और जब ये फ्यूजन होता है तब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये वही रिएक्शन है जो सूरज और बाकी सितारों में हो रहा होता है, लिटरली अरबों खरबों सालों से। तो यहाँ पर एनर्जी कहाँ से आई? देखिए, यहाँ पर मास का थोड़ा लॉस होता है,
जब न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं। और आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² के अकॉर्डिंग ये मास लॉस एनर्जी में बदल जाता है। मतलब फ्यूजन में छोटी सी मास से इमेंस एनर्जी निकलती है, इसीलिए ये प्रोसेस इतना पावरफुल होता है। लेकिन फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, जो एक छोटी सी फिजन बॉम्ब से क्रिएट किया जाता है। मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर एक छोटा एटम बॉम्ब होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब्स 100 टाइम्स या उससे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं एटम बॉम्ब के कंपैरिजन में। अकॉर्डिंग टू सिप्री, विच इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक स्वीडन बेस्ड इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्ममेंट पर रिसर्च करता है। उनके मुताबिक दुनिया में लगभग 12,241 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। इनमें से करीब 9,614 वॉरहेड्स एक्टिव मिलिट्री स्टॉक पाइल्स में रखे गए हैं, यानी ये यूज के लिए रेडी हैं। और इनमें से लगभग 2100 वॉरहेड्स हाई अलर्ट पर हैं, जिनमें से ज्यादातर अमेरिका और रशिया के पास हैं। ये है वो लिस्ट जिसमें बताया गया है कि अलग अलग कंट्रीज कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स होल्ड करती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि किसी कंट्री के पास 5 से 5,500 वॉरहेड्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, लगभग 1966 से 67 के आसपास, तब यूनाइटेड स्टेट्स के पास 31,000 से ज्यादा एक्टिव न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। और अगर आप हर एक न्यूक्लियर वॉरहेड्स को गिन लो जो कभी बनाया गया, स्टॉक में रखा गया या रिटायर किया गया, तो टोटल यूएस ने अपने इतिहास में 70,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाए हैं। वहीं सोवियत यूनियन या रशिया की बात की जाए तो कहा जाता है कि उनके पास भी 45,000 से 60,000 वॉरहेड्स के स्टॉक पाइल्स थे। और सोचिए, इतने लाखों वॉरहेड्स बनाने का आखिर फायदा क्या हुआ? ना उन्हें कभी बैटलफील्ड में इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी, ना ही उनसे इंसानियत को कोई असली भला हुआ। सिर्फ एक दूसरे को धमकाने के लिए, एक ऐसा खौफ बनाने के लिए बनाया गया जो पूरी दुनिया पर आज भी मंडराता है। ये सोचना ही कितना पैथेटिक है कि इंसान अपनी साइंस और इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कमाल उस चीज में दिखाता है जो पूरी दुनिया को एक पल में खत्म कर सकती है। यहाँ काफी लोगों के मन में ये भी सवाल उठेगा कि क्यों सिर्फ कुछ ही देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। जब भी हम न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते हैं, लोग सोचते हैं बस पैसा और यूरेनियम मिल जाए तो बॉम्ब बन जाता है, लेकिन असल में ये दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स और सीक्रेटिव कामों में से एक है। सिर्फ यूरेनियम या प्लूटोनियम मिलना काफी नहीं, उसे बॉम्ब ग्रेड लेवल तक एनरिच करना पड़ता है। यूरेनियम 235 को 0.7% से बढ़ा के 90% तक ले जाना, या फिर प्लूटोनियम 239 को रिएक्टर्स और केमिकल रिप्रोसेसिंग से एक्सट्रैक्ट करना, ये दोनों काम बहुत प्रिसाइज और रिस्की होते हैं। फिसाइल मटेरियल के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसका डिजाइन। हिरोशिमा में यूज हुआ गन टाइप सिंपल था, लेकिन नागासाकी जैसे इम्प्लोजन बॉम्ब में एग्जैक्ट सिमेट्रिकल ब्लास्ट चाहिए होती है, जिसमें हाई स्पीड एक्सप्लोजिव्स माइक्रो सेकेंड्स के अंदर एकदम बराबर कंप्रेस करते हैं। इसमें टाइनीएस्ट एरर भी रिएक्शन को फेल कर सकता है। बॉम्ब को डेटोनेट करने के लिए अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए होते हैं जो नैनो सेकेंड्स के अंदर ट्रिगर करें, और वो भी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ। बॉम्ब बन गया तो भी काम खत्म नहीं होता, अब उसे छोटा, स्ट्रॉन्ग और मिसाइल या एयरक्राफ्ट से डिप्लॉय होने लायक बनाना पड़ता है ताकि वो एक्सेलरेशन, हीट, शॉक सब झेल सकें। और अगर कोई कंट्री टेस्ट नहीं कर सकती ओपनली, तो उसे कंप्यूटर सिमुलेशंस, सब क्रिटिकल टेस्ट्स और हाई एंड सेंसर से डिजाइन वेरीफाई करना पड़ता है बिना दुनिया को पता चले। इसके अलावा एक पूरी सिक्योर सप्लाई चेन चाहिए होती है, यूरेनियम माइन से लेकर टॉप सीक्रेट लैब्स तक, जहां सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, सब कुछ क्लासिफाइड रहे और कोई इंटरनल या एक्सटर्नल सैबोटाज ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस मिशन के लिए चाहिए एक टीम ऑफ एलीट फिजिसिस्ट, इंजीनियर्स, केमिकल एक्सपर्ट्स और एडवांस सुपर कंप्यूटर्स जो सिर्फ कुछ ही देशों के पास होते हैं। इसलिए दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन बनाना सिर्फ एक साइंस नहीं, एक पूरा हाई स्टेक्स इंजीनियरिंग का खेल है, जहां प्रिसीजन, सीक्रेसी और कंट्रोल सब कुछ होता है। और इसीलिए दुनिया के सिर्फ कुछ ही देश इस डेडली टेक्नोलॉजी को हासिल कर पाए हैं। और बहुत से देश न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखते, या तो रखना नहीं चाहते या रख नहीं पाते। इसके पीछे कई तरह के और रीजंस भी हैं, जैसे कि एक तो वजह है ग्लोबल ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल प्रेशर। 1970 में NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लागू हुआ। इसमें मेजॉरिटी कंट्रीज ने साइन किया कि वो कभी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेंगे। सिर्फ 5 कंट्रीज जो कि US, रशिया, UK, फ्रांस और चाइना, इनको ही ऑफिशियली अलाउड है। इसके अलावा IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का रेगुलर इंस्पेक्शन करती है ताकि किसी कंट्री का सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम सीक्रेटली वेपन में कन्वर्ट ना हो। फिर एक रीजन है डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड कंसर्न्स। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने पर UN सैंक्शंस, इकोनॉमिक आइसोलेशंस, ट्रेड बैन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉस का रिस्क होता है। फिर एक रीजन है स्ट्रेटेजिक रिस्क और डिटरेंस बैलेंस।
अगर एक छोटी कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाए तो उसके अगेंस्ट पावरफुल कंट्रीज तुरंत सैंक्शन से मिलिट्री एक्शंस ले सकती हैं। कई देश समझते हैं कि न्यूक्लियर वेपन रखना उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के बजाय और ज्यादा खतरे में डाल सकता है। फिर है रीजनल स्टेबिलिटी फियर्स। अगर एक कंट्री बॉम्ब बनाता है तो उसके नेबरिंग राइवल्स भी शायद वेपन्स बनाना शुरू कर देंगे, जिससे रीजन में न्यूक्लियर आर्म्स रेस हो सकता है। कई देश इस अनस्टेबल सिचुएशन से बचने के लिए वॉलंटियरली वेपन्स डेवलप नहीं करते, और एक रीजन है एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट। न्यूक्लियर वेपन्स बनाना, मेंटेन करना और उनका डिलीवरी सिस्टम डेवलप करना, जैसे मिसाइल, सबमरीन या बॉम्बर, बहुत महंगा होता है। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतना बजट नहीं होता। फिर एक रीजन और भी है कि टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन। एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए एडवांस एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी, रिएक्टर नॉलेज, वेपन डिजाइन और डिलीवरी सिस्टम की जरूरत होती है। सभी कंट्रीज के पास ये साइंटिफिक बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। और एक रीजन है सिक्योरिटी थ्रू अलायंसेस। कई देश जैसे जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया जानते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं भी है तो भी वो यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए उन्हें खुद के बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर है मॉरल, एथिकल एंड पॉलिटिकल रीजंस। कई डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल आइडियोलॉजी वाले देश जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को प्रमोट करते हैं। उनका मानना है कि न्यूक्लियर वेपन्स का होना ही एक थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। तो दोस्तों, सबके पास न्यूक्लियर बम होना ना संभव है ना जरूरी, और अगर हर किसी के पास हो जाए तो दुनिया का फ्यूचर का क्या होगा आप समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। न्यूक्लियर सबमरीन पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसे जरूर चेकआउट करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इन्फोसियस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।